हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। और इसमें यह वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक है कैनाल किरणें व प्रोटॉन की खोज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई और किस प्रकार से जे थॉमसन साहब ने एक विसर्जन नलिका में यह प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। ठीक है, आज हम इसी क्रम में देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तो चलो बच्चों, विसर्जन नलिका को एक बार फिर से बनाते हैं हम। वह नलिका जिसमें प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खोजा गया। यह विसर्जन नलिका कांच की एक नली होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रोड धातु के होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि छिद्रित कैथोड के साथ प्रयोग होगा। यह एनोड है, धातु का एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ हम बना दे रहे हैं कैथोड को। यह धातु का दूसरा इलेक्ट्रोड है। छिद्रित कैथोड है तो यहाँ पे हम छिद्र भी बना दे रहे हैं। ये कैथोड है, छिद्रित है, और इसको कनेक्ट किया जाएगा विद्युत ऊर्जा के उच्च विभव वाले स्रोत से। विद्युत ऊर्जा के उच्च विभव वाले स्रोत से इसको कनेक्ट किया जाएगा। यह बैटरी हो गई हमारी, और यह इसको कनेक्ट कर लिया गया। ठीक है, जिस तरफ बड़ी लाइन है उधर सेल का धनात्मक सिरा होता है, और जिस तरफ छोटी लाइन है उधर सेल का ऋणात्मक सिरा होता है। तो ऋणात्मक सिरा जिधर है उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। और यह कैथोड कैसा लिया है हमने? छिद्र युक्त है। और यह दूसरा सिरा है, यह क्या है? एनोड है। यह धनावेशित होता है। यह एनोड है, यह धनावेशित है। ठीक है, कैथोड के पीछे की तरफ क्या किया कि स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप किया गया। ऐसा लेप जो कोई भी आवेशित कण इसके ऊपर पड़े तो तुरंत चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसको स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप कहते हैं। स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप। ठीक है, इस नली में निर्वात की तरह का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। बहुत कम दाब पे ही गैस ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से निर्वात पंप लगाकर इसके प्रेशर को कम कर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी गैस इसमें ली जाती है बहुत कम प्रेशर पे होती है। होता क्या है, जब इसमें विभवांतर स्थापित किया जाता है उस समय हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड से कुछ किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं जो एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, और ये कैथोड से एनोड की तरफ किरणें निकलती हैं तो इस नली में क्या हो जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जब गोल्डस्टीन प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो एनोड से कैथोड की ओर भी चल रही हैं। ठीक है, तो इन किरणों को ही उन्होंने स्टडी किया छिद्रित कैथोड लगा के, और पीछे एक पर्दा लगाया स्फुरदीप्त पदार्थ का, उस पर चमक पैदा हुई। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि एनोड से भी किरणें निकल रही हैं। खास बात इनमें ये रही कि अगर कैथोड वाले किरणों को देखा जाए तो कैथोड किरणों का द्रव्यमान फिक्स था। उनके लिए E/m का मान फिक्स था, कोई भी इसमें गैस ली गई। लेकिन एनोड किरणों का मान m द्रव्यमान या फिर E/m का मान फिक्स नहीं था। E/m क्या है बता दे रहे हैं। E/m का मान E है जो कण इसमें हैं उनका आवेश, कणों का आवेश बटे इन्हीं कणों का द्रव्यमान, इन कणों का द्रव्यमान। तो इनके केस में, कैनाल किरणों के केस में E/m का मान सभी गैसों के लिए बराबर नहीं था बल्कि अलग अलग था। जबकि कैथोड किरणों में E/m का मान कोई भी गैस इसमें ली गई सबके लिए बराबर था। ठीक है, तो चलो इसी को हम लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड के साथ प्रयोग करने पर
गोल्डस्टीन ने पाया कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर भी चलती हैं, जो कैथोड के छिद्रों में से निकलकर विसर्जन नली की दीवार पर लगे स्फुरदीप्त पदार्थ पर चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को धन किरणें, एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है, तो धन किरणों की भी खोज कैसे हुई, ये भी चीज़ पता चल गई हम लोगों को। अब इस प्रयोग में रदरफोर्ड आगे प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस लिया विसर्जन नली में, और हाइड्रोजन गैस ले करके जो कण प्राप्त किया वो कण सबसे छोटा धनावेशित कण मिला। यानी जितने भी गैसों के साथ प्रयोग हुआ था उनमें सबसे छोटा धन आवेशित कण हाइड्रोजन गैस के साथ मिला, और उसी को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, तो चलो कैनाल किरणों के गुणों को देखते हैं। कैनाल किरणों के गुण, पहला गुण है कैनाल किरणें एनोड से कैथोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें कहाँ से कहाँ चलेंगी, एनोड से कैथोड की तरफ ये चलती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं, लेकिन आँखों से इनको प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इनको किस प्रकार देखा जा सकता है, पीछे लगे स्फुरदीप्त पदार्थ पर जब ये टकरा कर चमक उत्पन्न करेंगी तो यहाँ इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा गुण है ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं और अपने मार्ग में रखी किसी बहुत हल्की वस्तु को गतिशील कर देती हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी हुई हैं और इनके रास्ते में अगर कोई बहुत ही सूक्ष्म, जैसे छोटा सा पंखे जैसी कोई वस्तु रख दें तो क्या करेंगी, इसको घुमा देंगी, गतिशील कर देंगी। तीसरा पॉइंट है ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन पर धनावेश होता है। अगले गुण के लिए यहाँ हम इनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, एक क्या होगा, धनावेशित पोल होगा और दूसरा ऋणावेशित पोल होगा। ठीक ना, तो ये विद्युत क्षेत्र में किधर मुड़ेंगी, ऋणावेशित पोल की तरफ मुड़ती हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ऋणावेशित ध्रुव की तरफ मुड़ती हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इनके ऊपर कैसा है, धनावेश है। एक बात तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है, ये जान जाओ, समान, इनको हम स्टार बना के लिख दे रहे हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा स्टार पॉइंट है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। यहाँ पे देखो, ये किरणें जो निकल रही हैं इनके ऊपर धनावेश है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर ऋणावेशित ध्रुव है, ये ऋणावेशित ध्रुव की तरफ आकर्षित होकर के मुड़ेंगी और ये धनावेशित ध्रुव है, इससे दूर भागेंगे। ठीक है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ धनावेश, यहाँ प्रतिकर्षण हुआ, यहाँ किरणें दूर भाग रही हैं, और इधर देखो यह धनावेश या ऋणावेश विपरीत आवेश हैं, इधर आकर्षण हो रहा है, इधर की तरफ किरणें मुड़ रही हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाओ। विसर्जन नलिका में अलग अलग गैस लेने पर इनके आवेश और द्रव्यमान के अनुपात E/m का मान भी अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, इस विसर्जन नली में अगर अलग अलग गैसें ली जाती हैं, भिन्न भिन्न गैसें ली जाती हैं, तो सबके लिए E/m का मान अलग अलग प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ कोई भी गैस आयनित होती है, किसके कारण, इस विभवांतर के कारण कोई भी गैस आयनित होती है तो उसका धनावेशित भाग धनायन ही कण के रूप में प्राप्त होता है, धन कण के रूप में, इसलिए सभी गैसों के लिए E/m का मान अलग अलग प्राप्त होता है। यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों के धनावेशित कणों का नाम प्रोटॉन रखा। धनावेशित कणों का नाम प्रोटॉन रखा। ठीक है, किसके लिए, जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस के साथ प्रयोग किया तो जो धनावेशित कण प्राप्त हुए
उनका नाम प्रोटॉन रखा, और इसीलिए हम रदरफोर्ड को ही कहते हैं कि प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट है, कुछ वैज्ञानिक गोल्डस्टीन को ही प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो रदरफोर्ड को न मान करके गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते हैं। ऐसा सभी पुस्तकों में लिखा होता है, रदरफोर्ड को भी इनके खोजकर्ता और गोल्डस्टीन को भी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज भी हो गई। अब हम चलेंगे न्यूट्रॉन की खोज पर। न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, तो उससे पहले इसको हम मिटा दें, तुम लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बमबारी करके एक नया कण प्राप्त किया जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अब जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम धातु को लिया, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई और उससे एक नया कण मिल गया जिसका नाम न्यूट्रॉन है। तो देखो चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम धातु की पन्नी लिया, बेरिलियम के लिए परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 9, और क्या किए कि इस पर अल्फा कणों की बमबारी करा दी। अल्फा कण का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। ठीक है, और इससे इन्होंने क्या प्राप्त किया, पहला तो कार्बन मिल गया जिसके लिए परमाणु क्रमांक दोनों का योग 6 और परमाणु भार 12, और दूसरा क्या मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। ठीक है, इसके लिए परमाणु क्रमांक 0 और परमाणु भार 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इस तरह से प्राप्त कर लिया जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन या कार्बन हो गया, अल्फा कण और या बेरिलियम। तो इस प्रकार से तीनों कणों की खोज हो गई जो परमाणु के मौलिक कण होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था सन 1808 ईस्वी में। ठीक है, और इस सिद्धांत में उनकी प्रमुख बात थी कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। लेकिन सबसे पहले सन 1850 में जे थॉमसन साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। और इस समय अंतराल में 1850 से 1932 के समय अंतराल में क्या किया गया, प्रोटॉन को भी खोज लिया गया, प्रोटॉन को भी खोजा गया और न्यूट्रॉन को भी खोजा गया। ठीक है, तो परमाणु के जो 3 मुख्य मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को खोज लिया गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो जे थॉमसन के प्रयोग के साथ ही लगभग फेल हो गया था कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन इन 3 कणों के साथ, इन 3 कणों की खोज के साथ परमाणु के बारे में स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए परिभाषाएं क्या होंगी और तीनों में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।